हेलो एवरीवन। इंडियन पॉलिटी के 9th सेशन में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस सेशन में हम लोग प्रेसिडेंट के बारे में डिस्कस करेंगे कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, बेसिकली प्रेसिडेंट कौन होता है, इसके बाद जो है प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होती हैं, ठीक है, प्रेसिडेंट क्या ओथ लेता है, क्या फॉर्मेशन लेता है, प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है, ठीक है, और जो है क्या टर्म्स होती हैं, प्रेसिडेंट को कैसे रिमूव किया जाता है, उसके ऑफिस में वैकेंसी कैसे क्रिएट होती है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस सेशन में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेशन है। और आप हमारे चैनल को आपने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करें। थैंक यू। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये चीज़ जानें कि जो प्रेसिडेंट के बारे में हमारे संविधान में डिस्कस किया गया है वो कहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो संविधान के भाग 5 में और अनुच्छेद यानी आर्टिकल 52 से लेकर 78 के बीच में जो है राष्ट्रपति के बारे में जो हमारी एग्जीक्यूटिव होती है, ठीक है, यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव होती है, ठीक है, उसके बारे में डिस्कस किया गया है। तो यूनियन की जो एग्जीक्यूटिव होती है, मतलब संघ की जो कार्यकारिणी सदस्य होते हैं, उसमें जो है आता है राष्ट्रपति आता है, वाइस प्रेसिडेंट आता है, प्रधानमंत्री आता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्रियों की मंत्रिपरिषद आती है, और भारत के अटॉर्नी जनरल शामिल होते हैं। हम लोग जो है हर एक के बारे में पढ़ेंगे इस सीक्वेंस में कि राष्ट्रपति के बारे में जैसे इस सेशन में पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेशन में वाइस प्रेसिडेंट, फिर प्रधानमंत्री के बारे में, फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, फिर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में भी पढ़ेंगे। तो यानी हर एक सेशन में एक एक टॉपिक कवर किया जाएगा। तो आज के इस सेशन में हम लोग जो है जो संघ की कार्यकारिणी में जो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो जो राष्ट्रपति होता है वो पूरे देश का मुखिया होता है, उसको हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं, ठीक है, हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं। और वह राज्य का पहला नागरिक होता है, फर्स्ट पर्सन होता है, जिसके ऊपर मतलब जिसको कार्य होता है जिसका कि वो राष्ट्र की एकता को, उसकी एकजुटता के प्रतीक के रूप में वह जो है कार्य करता है, मतलब एक सिंबल होता है यूनिटी का पूरे देश के लिए राष्ट्रपति। तो ये था कि बेसिक चीज़ें राष्ट्रपति के बारे में कि जो राष्ट्रपति जो है संघ की कार्यपालिका में होता है, और उसके बारे में 52 से 78 के बीच में डिस्कस किया गया है भाग 5 में। अब हम लोग देखेंगे कि राष्ट्रपति का इलेक्शन बेसिकली इलेक्शन में कौन कौन शामिल होता है। जैसे अपने यहाँ के प्रधान के इलेक्शन में सभी लोग शामिल होते हैं ना, उस सभा ग्राम सभा के, या फिर अगर सांसद का इलेक्शन है तो सब लोग वोट देते हैं। राष्ट्रपति के जो है इलेक्शन में क्या होता है कि यह इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। यहाँ पर हम और आप जो है वोट नहीं करने के लिए जाते हैं, ठीक है, इनडायरेक्टली वोट जो है हम लोगों के काउंट होते हैं, क्योंकि जो हमारे यहाँ के जो एमएलए होते हैं, ठीक है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, वो जो है वोट करते हैं। तो मतलब कि उनको जितनी वोट मिली होती है अपने चुनाव में, वो वोट वहाँ पर जाके काउंट हो जाती है। तो तो मतलब इसमें पार्टिसिपेट कौन कौन लोग करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। तो एक तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, याद रखिए, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, यानी कि अगर राष्ट्रपति जिन लोगों को नॉमिनेट करता है संसद के दोनों सदनों में, उन संसद के राज्यसभा में सॉरी, ठीक है, उसमें जो जिन सदस्यों को नॉमिनेट करता है तो वो जो है इलेक्शन में शामिल नहीं होते हैं। फिर राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मतलब विधानसभा मतलब लेजिस्लेटिव असेंबलीज, तो राज्य की विधानसभा जो होती हैं उनके निर्वाचित सदस्य इसमें जो है पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। कोई भी नॉमिनेटेड मेंबर कहीं का भी जो है पार्टिसिपेट नहीं करता है। इसके बाद केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यहाँ पर टर्म याद रखिएगा, निर्वाचित सदस्य ही पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है संविधान प्रदान करता है कि तो ये तीन तरह से ये मतलब इतने लोग जो है जो इन सदनों में होते हैं वही पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, ठीक है। तो संविधान प्रदान करता है कि राष्ट्रपति के चुनाव में विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधित्व के पैमाने में एकरूपता के साथ साथ पूरे राज्य और संघ के बीच में समानता होगी।
तो आप देखेंगे ना कि जैसे कि राज्य की विधानसभा से भी लोग आए हैं, केंद्र में दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभाओं से लोग आए हैं, ठीक है, एमएलए जो आए हैं, ठीक है, उसके बाद दोनों सदनों के जो मेंबर हैं वो सब लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो ये चीज़ है सब, मतलब कि हर पूरे भारत से जो है कवर कर लिया गया है। इसके बाद जो है जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं दोनों हाउसेस के, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, ठीक है। और नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं स्टेट की असेंबलीज़ के, वो भी नहीं पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। स्टेट की जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसके लोग भी नहीं पार्टिसिपेट करते हैं। और जो है नॉमिनेटेड मेंबर जो लेजिस्लेटिव असेंबली जो दिल्ली और पुडुचेरी की होती हैं उसके लोग भी पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव में इतने लोग जो है, और इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ये चीज़ आप याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति के रूप में चुनाव के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन, मतलब योग्यता क्या होनी चाहिए, ठीक है। क्या योग्यता होगी तो राष्ट्रपति जो है वो, मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में वो खड़ा हो सकता है। तो एक पर्सन जो है अगर वो भारत का नागरिक है तो वो राष्ट्रपति का चुनाव जो है वो लड़ सकता है। साथ ही साथ उसकी आयु जो है वो 35 ईयर्स की पूरी होनी चाहिए या फिर उससे ज़्यादा का होना चाहिए, तभी वो चुनाव राष्ट्रपति का लड़ सकता है। इसके बाद उसे लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, मतलब जो योग्यता लोकसभा के चुनाव के लिए ज़रूरी होती है वही योग्यता जो है राष्ट्रपति के चुनाव के लिए होती है। नेक्स्ट क्या है कि उसे केंद्र सरकार का या किसी राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकरण या फिर अन्य सार्वजनिक प्राधिकरण के तहत लाभ का कोई पद नहीं रखना चाहिए, यानी कि वो कहीं पर काम ना करता हो या किसी भी सरकारी पद पर या प्राइवेट, मतलब बिल्कुल फ्री हो जो है, तभी वो चुनाव जो है लड़ सकता है। एक चीज़ याद रखिए कि जो है अभी के टाइम में जो राष्ट्रपति का चुनाव में जो पार्टिसिपेट करता है उसको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है आरबीआई को 15,000 रुपये का, ठीक है, 15,000 रुपये का इसको एक सिक्योरिटी डिपॉजिट करना होता है। ये अभी है, 1997 के पहले ये अमाउंट जो है वो 2,500 रुपये हुआ करता था, ठीक है। अभी इसका अमाउंट बढ़ा दिया गया, ठीक है, जिससे ये इसलिए किया गया ताकि जो है अननेसेसरी के लोग पार्टिसिपेट ना करें। तो ये था कि ये योग्यताएं होनी चाहिए राष्ट्रपति के चुनाव के लिए, चुनाव में पार्टिसिपेट करने के लिए। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे कि राष्ट्रपति अभी तो चुनाव, जब अगर चुनाव लड़ लिया और कोई आदमी जीत गया, कोई पर्सन राष्ट्रपति का चुनाव जीत गया, तो वो क्या शपथ लेता है, यानी क्या प्रतिज्ञान लेता है अपने ऑफिस में प्रवेश करने के पहले, ठीक है, और उस पर हस्ताक्षर भी करता है। तो अपनी शपथ में यह कहता है कि वह राष्ट्र कार्यालय को ईमानदारी से निष्पादित करने के लिए शपथ लेता है। इसके बाद संविधान और कानून का संरक्षण और बचाव करने की शपथ लेता है, और भारत के लोगों की सेवा भलाई के लिए और खुद को समर्पित करने के लिए जो है वो शपथ लेता है। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्वेश्चन यहाँ से भले ना पूछा जाए, क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाता कौन है। तो राष्ट्रपति को जो, क्योंकि वो तो हेड ऑफ स्टेट होता है, हेड ऑफ स्टेट मतलब एग्जीक्यूटिव के ऊपर होती है लेजिस्लेटर, ठीक है, जो कि इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। तो वहाँ पर राष्ट्रपति के पद की शपथ के लिए मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो होगा वो शपथ उसको दिलाएगा। अगर वो नहीं होगा तो उनकी अनुपस्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम न्यायाधीश होगा, मतलब जो सबसे एजेड जज होगा, वो राष्ट्रपति को जो है शपथ दिलाएगा। तो ये था, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि उसका राष्ट्रपति का जो है कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है, यानी कि वो कितने दिन तक, कितने सालों तक राष्ट्रपति रह सकता है। देखिए अब चीज़ें देखिए एक सीक्वेंस में चल रही हैं कि हम लोगों ने पहले जो है राष्ट्रपति क्या होता है, कौन होता है, फिर उसके बाद उसका इलेक्शन के बारे में पढ़ा, ठीक है, फिर क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, फिर इलेक्शन जीतने के बाद उसके जो है ओथ और अफर्मेशन क्या लेगा। अब हम लोग ये पढ़ेंगे कि उसके कार्यालय के टर्म्स जो हैं क्या है, वो कितने सालों तक रहता है। तो राष्ट्रपति अपना पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। कितने साल की अवधि के लिए? 5 साल की अवधि के लिए निर्वाचित किया जाता है। हालांकि अगर
इस बीच में अगर उसको इस्तीफ़ा देना हो तो वो उपराष्ट्रपति को इस्तीफ़ा मतलब त्यागपत्र जो है वो दे सकता है। तो याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति किसे इस्तीफ़ा देता है, तो वो उपराष्ट्रपति को इस्तीफ़ा देता है। फिर राष्ट्रपति अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण करने तक 5 वर्ष की अवधि के बाद भी जो है उस पद को धारण कर सकता है। ऐसा नहीं कि 5 साल हो गए तो वो हट सकता है, उसके बाद भी धारण कर सकता है। रीज़न उसका क्या है कि राष्ट्रपति अपना ऑफिस, राष्ट्रपति की चेयर जो है कभी खाली नहीं रह सकती है, उस पद पर कोई ना कोई आदमी जो है हरदम रहेगा ही रहेगा। कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि अभी रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति हैं ना अपने, तो उनका टर्म्स ख़त्म होने वाला है, तो टर्म्स मतलब 5 साल उनके ख़त्म होने वाले हैं, तो इसलिए इसके पहले ही 6 महीने पहले, ठीक है, इलेक्शन करा लिए जाते हैं। तो अगर ये इलेक्शन में कोई देरी हो जाती है किसी भी वजह से, तो ऐसा नहीं कि जो है रामनाथ कोविंद जी जो हैं वो राष्ट्रपति पद से हट जाएंगे, राष्ट्रपति पद से हटेंगे नहीं, वो 5 साल के बाद भी राष्ट्रपति बने रहेंगे, ठीक है, 5 साल के बाद भी बने रहेंगे जब तक कि चुनाव नहीं हो जाता, ठीक है, या दूसरा जो है आ नहीं जाता राष्ट्रपति बन के ऑफिस में शपथ ग्रहण करके। इसके बाद जो है जो नया राष्ट्रपति, सपोज दैट कोई देरी हो गई, 5 साल 1 महीना हो गया रहे, तो ऐसा नहीं कि जब दूसरा राष्ट्रपति आएगा तो वो 4 साल 11 महीने रहेगा, ऐसा नहीं है। वो अपना पूरा टर्म 5 साल का जो है वो 5 साल तक राष्ट्रपति रहेगा ही रहेगा। ऐसा नहीं कि जो है कि 5 साल 2 महीना 1 महीना ये रहे तो पुराने वाले रहे तो नया वाला जो आएगा तो वो 4 साल 10 महीना या 11 महीना रहेगा, ऐसा नहीं होता है। तो इसके बाद जो है सपोज दैट राष्ट्रपति का कार्यकाल अगर ख़त्म हो जाता है तो चुनाव के लिए वो पात्र होता है, वो दोबारा चुनाव लड़ जा सकता है, और किसी भी अवधि के लिए मतलब कितनी भी बार जो है एनी नंबर ऑफ टर्म्स जो है कोई भी पर्सन चुनाव लड़ सकता है राष्ट्रपति का, ठीक है। तो अभी तक जो है कह सकते हैं अभी तक अपने यहाँ पर इंडिया में जो है केवल जो है क्या बोलते हैं, इनका नाम क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ही 2 बार राष्ट्रपति हुए हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई और जो है पर्सन राष्ट्रपति 2 बार नहीं रहा है। जैसे कि ये बात इसलिए कही गई है कि जैसे यूएसए है, वहाँ पर जो राष्ट्रपति होता है वो केवल 2 बार ही राष्ट्रपति बन सकता है, ठीक है, 2 टाइम्स जो है वो राष्ट्रपति बन सकता है। इसके बाद वो कंटिन्यू राष्ट्रपति 2 बार से ज़्यादा नहीं बन सकता है। वहाँ पर जो टर्म्स होता है वो 4 ईयर का होता है, अपने यहाँ कितने साल का होता है, 5 साल का होता है। तो ये था कि राष्ट्रपति के ऑफिस का टर्म्स जो है बेसिकली क्या होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति को अगर हटाना है, ठीक है, तो उसको कैसे हटाएंगे। तो राष्ट्रपति को हटाने के लिए एक प्रोसेस होती है जिसको महाभियोग बोलते हैं, मतलब इम्पीचमेंट बोलते हैं, वो होती है। सबसे कुछ बताने के पहले ही बता देता हूँ कि हमारे यहाँ पर किसी भी राष्ट्रपति का अभी तक इम्पीचमेंट नहीं हुआ है, किसी का भी नहीं हुआ है। कह सकते हैं ये बहुत बड़ी बात है, ये सिस्टम इतना अच्छे से चल रहा है कि इम्पीचमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। अब हम लोग देखेंगे कि बेसिकली इम्पीचमेंट किस बेसिस पर किया जाएगा, मतलब महाभियोग राष्ट्रपति पर किस बेसिस पर चलाया जाएगा। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन कर देता है, ठीक है, तो जो है यानी वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन करता है, तब राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया जो है वो शुरू की जाती है। और याद रखिए ये संविधान का उल्लंघन शब्द का एक्सप्लेनेशन जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ठीक है, यानी कुछ स्पेसिफाई नहीं कर दिया गया है कि अगर आप ये करेंगे तो इसको जो है संविधान का उल्लंघन कहा जाएगा। महाभियोग का जो आरोप होता है वो संसद के किसी भी सदन द्वारा जो है शुरू किया जा सकता है, यानी लोकसभा के द्वारा भी शुरू किया जा सकता है और राज्यसभा के द्वारा शुरू किया जा सकता है। तो जो आरोप होंगे वो किसी भी सदन के 1/4 सदस्यों के द्वारा जब तक हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक वो मतलब महाभियोग नहीं शुरू हो सकता है, और महाभियोग शुरू होने के 14 दिन पहले जो है नोटिस जो है राष्ट्रपति को दे देनी चाहिए। और अभी तक किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं चलाया गया। इवन जो विश्व की सुपर पावर है यूएसए, वहाँ के राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग जो है वो चलाया जा चुका है। तो सोचिए कि कितनी बड़ी बात है कि अपने यहाँ पर ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ है।
नेक्स्ट, अगर महाभियोग चला दिया जाता है या अन्य कोई कंडीशन आती है, कौन कौन सी कंडीशन आती है, तो वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस। तो अगर राष्ट्रपति का 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो जाता है तो वहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होती है ऑफिस में, या फिर यानी उसका पद खाली हो जाता है, या फिर जो है अगर वो इस्तीफ़ा दे देता है, राष्ट्रपति इस्तीफ़ा दे देता है वाइस प्रेसिडेंट को, तो वो वहाँ पर वैकेंसी क्रिएट होती है। इसके बाद महाभियोग के द्वारा अगर राष्ट्रपति का निष्कासन कर दिया जाता है तो वैकेंसी क्रिएट होती है, और अगर उसकी मृत्यु होती है राष्ट्रपति की तो जो है ऑफिस में वैकेंसी क्रिएट होती है। तो ये 4 वजह हैं जिनकी वजह से जो है वैकेंसी क्रिएट होती है ऑफिस में। इसके बाद हम लोग जो है एक विशेष पावर होती है राष्ट्रपति के पास, क्षमादान की शक्ति, यानी पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संविधान का जो अनुच्छेद 72 है यानी आर्टिकल 72 है, राष्ट्रपति को उन व्यक्तियों को क्षमा प्रदान करने का अधिकार देता है जिन पर कोई मुकदमा के द्वारा जो है उनको कोई सज़ा या दोषी सज़ा दी गई है या फिर दोषी ठहराया गया है। ठीक है, तो उनमें से क्या है, जब जो है सज़ा एक संघ कानून के खिलाफ अपराध के लिए है, या फिर कोई कोर्ट मार्शल किसी का हुआ है यानी कि जो है सैन्य अदालत द्वारा, या फिर उसको मौत की सज़ा दी गई है, तो राष्ट्रपति जो है उसको क्षमादान दे सकता है। और जो राष्ट्रपति की, याद रखिए, जो राष्ट्रपति की क्षमादान की जो शक्ति है वो न्यायपालिका से स्वतंत्र है। मतलब कि अगर राष्ट्रपति ने क्षमादान दे दिया, ठीक है, तो फिर न्यायपालिका उसमें कुछ नहीं कर सकती है। यह एक कार्यकारी शक्ति है, मतलब एग्जीक्यूटिव पावर है उसकी, राष्ट्रपति की। कोई क्वेश्चनिंग नहीं होगी अगर राष्ट्रपति किसी को क्षमादान दे देता है। तो क्षमादान जो देता है वो 5 तरीके का क्षमादान जो है वो कह सकते हैं, जिसमें से क्षमादान है यानी पार्डन है, फिर कम्यूटेशन मतलब विनिमय है, फिर रिमिशन है यानी क्षमा देना, फिर रेस्पाइट है यानी कि मोहलत देना, फिर रिप्राइव है यानी कि दंड विराम दे देना। तो आइए एक एक को डिस्कस करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में कि विनिमय क्या होता है, या क्षमा क्या होता है, या मोहलत क्या होता है, दंड विराम क्या होता है। तो जो पहला है पार्डन, तो इसमें क्या है कि इसमें राष्ट्रपति अगर किसी व्यक्ति को पार्डन कर देता है तो वह पूरी तरीके से मुक्त हो जाता है, यानी उसको कोई भी सज़ा न्यायालय ने दी है, सुप्रीम कोर्ट ने दी है या किसी भी न्यायालय ने दी है, ठीक है, तो वो पूरी तरीके से मुक्त हो जाएगा। मतलब उसको अगर मृत्यु की सज़ा दी है तो मृत्यु की सज़ा जो है ख़त्म हो जाएगी। अगर जो है उसको आजीवन कारावास की सज़ा दी है तब भी वो सज़ा पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, यानी कि वो फ्री हो जाएगा घर जाने के लिए। इसके बाद दूसरा है कम्यूटेशन। मतलब इसका मतलब क्या है कि यह एक हल्के रूप के लिए सज़ा के एक रूप से प्रतिस्थान को दर्शाता है। मतलब कि जैसे कि अगर किसी को जो है डेथ सेंटेंस दिया हो यानी मृत्यु की सज़ा दी गई है, ठीक है, तो वो राष्ट्रपति उस सज़ा को, मृत्यु की सज़ा को जो है आजीवन कारावास में जो है वो बदल सकता है। यानी कि एक सज़ा के फॉर्म को चेंज करने को विनिमय बोलते हैं। तीसरा क्या है, रेमिशन मतलब क्षमा। इसका तात्पर्य है कि उसके चरित्र को बिना बदले किसी सज़ा की अवधि को कम कर देना। ठीक है, यानी कि अगर रेमिशन कर देता है राष्ट्रपति, तो सपोज दैट अगर किसी को जो है मिला है आजीवन कारावास की सज़ा हुई है, ठीक है, तो आजीवन कारावास तो रहेगा ही, यानी कि सज़ा का चरित्र नहीं बदला, लेकिन जो है उसकी अवधि को कम कर देगा। यानी कि अगर 30 साल है तो उसको 20 साल में कन्वर्ट कर देगा, अवधि को कम कर देगा। इसके बाद जो है रेस्पाइट है चौथा, यानी मोहलत देना। यह किसी विशेष तथ्य के कारण मूल रूप से दिए गए एक स्थान पर कम सज़ा करने को दर्शाता है। ठीक है, मतलब कि सपोज दैट जो है कि अगर कोई लेडी जो है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है ना, तो उसकी सज़ा को फिजिकली मतलब उसकी सज़ा को क्या कर देगा, वो कम कर देगा, यानी कि उसको मोहलत दे देगा, उसको उस समय के लिए जो है छोड़ देगा। मतलब कि जैसे कि मतलब प्रेग्नेंट है तो क्या हो जाएगा कि जो है 9 मंथ में बेबी होता है, तो जो है उसको इस पीरियड में कोई सज़ा नहीं दी जाएगी, यानी कि उसको मोहलत एक तरीके से दे दी जाएगी। इसके बाद लास्ट है दंड विराम, यानी कि इसका तात्पर्य है कि अस्थायी अवधि के लिए किसी सज़ा या जैसे कि कोई
अगर उसको मृत्यु दंड दे दिया गया है तो उसको वो रोक लगा सकता है राष्ट्रपति। तो ये पावर्स हैं, पार्डनिंग पावर है राष्ट्रपति की। तो होप सो आप सभी को ये सेशन अच्छा लगा होगा। तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर द डे, कीप लर्निंग।